भारतीय जनता पार्टी रोहनिया दिनेश नारायण सिंह के साथ चुनावी मुद्दों को लेकर उत्सव अग्रही की खास बातचीत। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा, पूछे गए सवालों के जवाब में क्या की जनता से अपील किया। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त रोहनिया विधानसभा में हैं और मैं उत्सव अग्रही ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 से आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके परिचय से शुरू करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेते हुए कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। अब अपना नाम और परिचय बताइए, फिर बात करते हैं चुनाव को लेकर और आपके कार्यों को लेकर बात करेंगे। दिनेश नारायण सिंह एडवोकेट, क्षेत्रीय सह संयोजक, चुनाव आयोग संपर्क विभाग, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र, वर्तमान दायित्व। जैसा कि बताया गया है कि आप पहले हिंदू मंच से रह चुके, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो कितने सालों से आप उस पर काम किए और किन किन क्षेत्रों से आप कार्य करते हुए आ रहे हैं? जी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ और 8 साल में काशी जिले का जिला कारवा रहा। फिर इधर काफ़ी दिनों से हिंदू जागरण मंच का 11-12 साल हम प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रांत अध्यक्ष काशी प्रांत से, और इसमें वर्तमान में अप्रैल मई माह से भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव सेल से देख रहे हैं इस वक्त कार्य। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव आएगी, साइकिल आएगी, क्या लग रहा है इस बार? ये सब अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर 300 से ऊपर की सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी कुछ दिन पहले अभी अजय राय जी का भी कुछ बयान आया था जिसपे आपके द्वारा कार्रवाई की गई थी। क्या बातें रही जिसके वजह से आप एडवोकेट हैं और आपने उनके खिलाफ दायर किया था, क्या बात? ये सब विरोधी दलों की बौखलाहट है, इसी सबसे स्पष्ट होता है। अनाप शनाप की बातें करना, मुद्दों की बातें तो कुछ है नहीं, इसलिए इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता के लिए अजय राय जी जाने जाते हैं। ये बड़े बड़े लोगों से टकराना, उनके ऊपर टिप्पणी करना इनकी आदत में शुमार है। और ये अभी पिछले दिनों 1 फरवरी को एक राजे तारा गांव है पिंडा विधानसभा क्षेत्र में, उसमें एक अपनी नुक्कड़ सभा इनकी थी। उस सभा दलित बस्ती में, उस सभा में इन्होंने कहा कि ये जो आपको राशन के दुकान पर राशन मिलता है, उसमें जो नमक मिलता है और इसमें शीशा है पिसा हुआ और इसमें पत्थर मिला हुआ है, इस सब को आप रखे रहिए, ये खाना नहीं जहर है, और इसको 7 मार्च के बाद गड्ढा खोद करके योगी मोदी के साथ गाड़ देना, दफन कर देना, यही इसकी उपयोगिता है। ऐसी टिप्पणी उन्होंने ओछी टिप्पणी की और ये विधि विरुद्ध है। जनता को ये भड़काना, सरकारी योजना चल रही है, सरकारी योजना में गरीब जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उसमें यह कहना कि नहीं इसमें जहर है और इसमें शीशा पिसा हुआ है और इसमें यह इसको मत खाना और 7 मार्च के बाद गाड़ देना, तो एक जन आक्रोश भड़काना सरकार के प्रति, जन विद्रोह फैलाने की भावना के कारण से ये सब कहा गया था। और बाकी जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके विरुद्ध जो अमर्यादित टिप्पणी की गई है, तो आप सबने सुना है, ये फेसबुक वायरल है, सब जगह गया हुआ है। तो इस सबसे जो अच्छी टिप्पणी की गई थी उसी पर हमने निर्वाचन विभाग से और ये जिला मजिस्ट्रेट से हमने मांग की कि भाई इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। इस तरीके से इनकी जो आदत में ये शुमार है, ये तरह की ये अनावश्यक टिप्पणियाँ करते रहते हैं, इस पर पाबंदी लगे, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और इनको चुनाव से वंचित किया जाए। दया संजोग कल ही सायंकाल तक FIR दर्ज हो चुका है, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कांग्रेस की ओर से लगातार मोदी सरकार पे हमला बोली जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद चुकी है। कह रही है कि लड़कियों का सम्मान नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को बचाया नहीं जा रहा है। इस पर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो नहीं कहती, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो तो कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब लड़की लड़ सकती हूँ, अब इसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है लड़की हूँ सब कर सकती हूँ। लड़की सब कर सकती है कि लड़ सकती है? लड़की क्या लड़ने के लिए है? तो ये जैसे अपने घर में इनकी लड़ाई हुई, अभी मेनका जी अलग हैं, सोनिया जी अलग हैं, तो ये लड़ने वाले परिवार है, ये केवल लड़ाने की बात करते हैं, इनके पास विकास और विजन कुछ नहीं है। इस तरीके की बातें करना ये गलत बातें हैं। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो अभियान लेकर के काम हो रहा है। क्यों काम नहीं हो रहा है? एकदम काम हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है, पहली प्राथमिकता है उनकी। और फिर हम लोग तो ऐसे जो सनातन धर्मावलंबी हैं कि हम तो देवी कहते हैं, हर नाम के सामने देवी है। वो ऐसे समर्थक लोग हैं जो हर नाम के सामने बीबी लिखते हैं। बीबी माने खिलौना और देवी माने देवता देवी, उनकी पूजा होती है।
अब ये भी मतलब होता है खेल के फेंक दो। तो अंतर तो यही देख लीजिए, ये बीवी समर्थक हैं, हम देवी समर्थक हैं महिलाओं के मामले में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है फर्क साफ है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि काम बोलता है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी काम तो बोल रही है, लेकिन फर्क साफ केवल पोस्टर और बैनर में दिख रही है। डबल इंजन की सरकार जो भी काम की है केवल पोस्टर और बैनर पे। किसी भी फर्क साफ में आप देखेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी अपने 5 साल के और उसके विगत उनके पिताजी के कार्यकाल के डाटा उठा लीजिए अपराध के संबंध में, कितने दंगे हुए थे, कितने हजारों दंगे 5 साल में हुए थे। और इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगा नहीं हुआ। कितने बलात्कार हुए थे, कितने अनुसूचित जाति जनजाति दलित ऐसे वंचित लोगों पर जितने अत्याचार हुए थे, इस सब की लंबी सूची है और सबका डेटा उठा करके आप डाल लीजिए, देख लीजिए, तो आपको फर्क साफ एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसको बताते नहीं। अब आप यही बनारस के बारे में देखिए तो कहते हैं सब मैंने कर दिया। इनके ज़माने में जिन जिन ब्रिजों का ओवर ब्रिजों का जो निर्माण हुआ या जिसकी नींव डाली गई उसकी स्थिति देख लीजिए, वर्तमान में जो बना है उसकी स्थिति देख लीजिए। डर लगता है सामने घाट के ब्रिज पर जाने के लिए, भटौली घाट पर जाने में डर लगता है कि किस ब्रिज पर हैं, ये कब स्थिति क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन यही बनारस में देखिए, कैंट स्टेशन के ठीक सामने जो ओवर ब्रिज बना, उसके जो पिलर उस समय गड़े थे उसको उखाड़ करके दूसरा पिलर लगा करके फिर उसको बनाना पड़ा, उसका चौड़ीकरण करना पड़ा। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है। ऐसे इलेक्शन के समय शिलान्यास कर देते हैं, वो काम पूरा हो न पूरा हो। इस प्रकार के इनके काम हैं। इनके कामों के बारे में आप सब जानते हैं, इनके काम किस तरीके के हैं ये सब जानते हैं। वो सब फर्क साफ दिखाई दे रहा है। अब बताइए कि ये वृद्धाओं का, बालकों का, सबका पेंशन काट करके समाजवादी पेंशन देंगे, अपंगों का जो दिव्यांग है उनका पेंशन काट करके समाजवादी पेंशन देंगे, ये क्या तरीका है भाई? तो ये सब इनके पास कुछ नहीं है, लोक लुभावने वायदे हैं केवल, और उनके पास काम करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। गुंडे बदमाशों की सरकार थी, हाँ वो ये जरूर एक काम में बहुत आगे थे, वो काम है गुंडों का, बदमाशों का, भूमाफियाओं का, जमीनों पर कब्जे का। इनके पास एक लंबी सूची है, इसमें तो ये आगे निकलेंगे, इसको तो मैं मानता हूँ। विगत वर्षों हिंदू पलायन कैराना में तेजी से हो रहा था और अभी किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया है और आप हिंदू जागरण मंच से हैं, तो इस पे आप क्या कहना है? ये तो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर बिल्कुल अपने मोटिव को लेकर के काम की। पलायन का मतलब क्या है? पलायन किसका पलायन? पलायन एक हिंदू का जो वहाँ अल्पसंख्यक है उसका पलायन हुआ, पलायन नाम का नहीं हुआ। और वो किसके कारण से हुआ? वो मुस्लिम जो वहाँ आक्रांता हैं उनके उत्पीड़न से पलायन हुआ, उनके कारण पलायन हुआ। वैसे प्रायः आप देखते होंगे सामान्य रूप से कि अगर लंबी कोई मुस्लिम बस्ती है उसमें 1, 2 घर, 4 घर, 10 घर अगर कोई हिंदू है तो बेचारा पीड़ित है, इतना पीड़ित है कि उसका निकलना दुभर है। हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं आप वहाँ देखेंगे उनकी क्या दयनीय स्थिति। यहाँ भी बैठे हुए हमारे साथ कुछ कोटवा गाँव के लोग, वो किस तरीके से अपने को असहाय महसूस करते हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, गरीब हैं, ये वही जानते हैं। दूसरी बात, लेकिन अगर कहीं बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है उस बीच में 1, 2, 4 घर अगर मुस्लिम हैं, बहुत सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, वो मुस्लिम बस्ती से ही ज़्यादा सुरक्षित है। तो हम सहिष्णु हैं, हम सबको बराबर का दर्जा देता है हिंदू समाज, लेकिन वो इतना उत्पीड़क समाज है कि वो उसको रहने नहीं देना चाहता। इस कारण से उनसे वसूली, रंगदारी वसूली, इस कारण से आपने भी देखा होगा। अभी अमित शाह जी जो गए थे तो उस दुकानदार ने जो बताया, जो वहाँ पलायन कर गया था बाद में आया, तो उनको उनका पलायन रुका और जो पलायन कर गए थे वापस फिर अपने घरों में आए। ताले बंद थे, मकान बिकाऊ है लिखा था, ये ऐसी स्थिति थी, इतनी अराजक की स्थिति थी। लेकिन अब उन्हीं की सरकार थी और उन्हीं पर कार्रवाई, उन्हीं को कार्रवाई करनी है, उनके नुमाइंदे वहाँ विधानसभा लोकसभा में है। तो इस तरीके से इस बार का जो चुनाव है यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग या उस जो जाट लैंड जिसको कहा जाता है, अगर इसको रोकना है तो आप गुंडे बदमाशों को विधानसभा में मत भेजिए, लोकसभा में मत भेजिए, ये आपके जनप्रतिनिधि होके जाएंगे, आपका और उत्पीड़न होगा। इस पर जो है सख्त कार्रवाई पिछली सरकार ने, अभी योगी सरकार ने की है, तो इस पर पलायन उनका रुका है और वापस लोग आए हैं और बसे हैं। और इस पर हमेशा ही ध्यान दिया जाएगा। ये देश किसी ऐसे लोगों का नहीं है जो चाहेंगे जब जैसा होगा वैसा होगा लोग पलायन कर जाएँ। इस पर पूरी तरीके से सरकार सख्त है और आगे भी सख्त कार्रवाई करेगी। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से ही अल्पसंख्यक शब्द दिया गया, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? क्या पूरे भारत में मुस्लिम अब भी अल्पसंख्यक ही हैं? अल्पसंख्यक नहीं है,
अल्पसंख्यक का एक मानक है कि कितना परसेंटेज अगर हैं तो अल्पसंख्यक है। अब बताइए, अल्पसंख्यक वो कश्मीर में भी है जहाँ वो बहुसंख्या उनकी है, फिर भी वो अल्पसंख्यक हैं देश के पैमाने पर, और उनको सुख सुविधाएं अभी तक दी जाती रही। तो ये कौन सा अल्पसंख्यक का पैमाना है? तो ये अल्पसंख्यक का पैमाना नहीं है। दूसरी बात है कि अल्पसंख्यक को संरक्षण देना चाहिए, लेकिन बहुसंख्यक का गला काट देना चाहिए, ये तो कभी नहीं दिखता। बहुसंख्यक समाज जो इस देश के रचना में लगा हुआ है, इस देश के सुख दुख में जो शामिल है, उसके सुख दुख के बारे में भी तो चिंता की जानी चाहिए। तो बहुसंख्यक समाज को देखते हुए भी अल्पसंख्यक को देखा जा सकता है, लेकिन दृष्टिकोण गत वर्ष जब से देश आज़ाद हुआ तब से केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात रही, चाहे केंद्र की कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, सबको देखेंगे सब केवल तुष्टीकरण किया, वोट पाने के लिए, वोट लेने के लिए। तो इस तरीके का जो भेदभाव रखा गया बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक समाज के बीच में, यह समाप्त होना चाहिए। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक हिंदू के नाते मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्या पूरे भारत में जिन जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक जो कम है, क्या उनको इस कैटेगरी में नहीं बांटा जाना चाहिए जहाँ पे जो कम हो, जो जातियाँ कम हो, उनको उस हिसाब से दिया जाए जैसे कि उनका उत्थान हो सके? लेकिन अगर देखा जाए, अगर इस वक्त देखा जाए, हिंदू बहुत तेज़ी से ये क्या है कि घटते जा रहे हैं और अन्य जातियाँ बढ़ती जा रही हैं। इस पर क्या प्लान सरकार को कुछ सोचना चाहिए या नहीं? अभी आपने देखा होगा, कल ही अखबार पेपर में था कि कॉमन सिविल कोड की जो ड्राफ्ट है वो तैयार है, उसको जल्दी ही पेश किया जाएगा। ऐसे ही जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो नीति है उस पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रही है। ये दोनों जब तक नहीं होगा तब तक देश में समानता की बात नहीं आएगी। संविधान, अब सम माने होता है बराबर, विधान माने व्यवस्था। संविधान कैसे होगा जब तक बराबरी की बात नहीं आएगी? तो जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं आएगा और ये बर्थ कंट्रोल पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप फर्टिलिटी रेट देखिए, जो जन्मदर है वो उनके यहाँ कितना है और हिंदू समाज में कितना है। हिंदू समाज तो यहाँ का बहुसंख्यक देश के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, वो इसके बारे में नहीं सोचते। उनका मोटिव कुछ और है, अपनी संख्या बढ़ाना और फिर इस देश को निजाम में मुस्तफ़ा बना देना, यहाँ इस्लामी शासन ला देना, उनका उद्देश्य ये है। अंतर्गत आपको मैं यही बता रहा हूँ, इसीलिए सारे मदरसे, सारे मौलवी, सारी तकरीरें सब इसी में एक तरफ से लगे हैं। और वैसे ही लगाए तो जितने मुल्ला मौलवी हैं वो सब के सब इसी में लगे। विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पूरे भारत के रुख को बदलता है और जैसा कि देखा गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जातिगत वोटों पे तेज़ी से कार्य करती। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस जाति को काफ़ी वरीयता दी जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी नहीं है, कतई नहीं। हम जातिवाद के सख्त विरोधी हैं। लेकिन इस देश में जातियों का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ? आज के 5,500 साल पहले आप जाएंगे महाभारत काल में तो आपको मिलेगा। उस समय के द्वापर युग में, द्वापर का जो अंत वाला कार्यकाल था, उसमें आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वैसे थे। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये सब जन्मना कर्मणा आदमी होता था, अच्छा कर्म करता था तो जो शूद्र भी वो ब्रह्मर्षि हो जाता था और शूद्र भी क्षत्रिय की भूमिका में हो जाता था। तो ये सब वर्ण व्यवस्था थी। जातियों की व्यवस्था इस समय मुगल काल और अंग्रेजों काल में बनाई गई। हिंदुओं को डिवाइड किया गया और इनको आपस में बांट करके और फूट डालो और राज करो की ये नीति अपनाई गई। और उसी को जो उनके अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुओं को सत्ता मिली और इसी को हथियार बनाया और फिर उसी लाइन पर चल रहे हैं। वरना हिंदू एक तो व्यवस्था थी, जाति की व्यवस्था थी। आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, और कोई काम छोटा नहीं था, कोई काम बड़ा नहीं था, सब काम बराबर थे। इस तरीके की व्यवस्था थी। लेकिन ये जो जातियों का निर्माण अंग्रेजों काल में, मुगलों के काल में हुआ, उसी को बढ़ावा दिया अब तक की सरकारों ने। भारतीय जनता पार्टी इसके कतई विरुद्ध है। सब हिंदू हैं, सब बराबर हैं। बाकी जो दूसरे पंथावलंबी हैं वो भी सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जातिवाद के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को डिवाइड करना और कौन सी जातियाँ बहुल हैं उनको टिकट देना और उनके आधार पर जाना और जातिवाद को बढ़ावा देना, और उसी का परिणाम था कि जातियों के आधार पर पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव हुआ और क्षेत्रीय पार्टियां बना करके लोग लड़ रहे हैं। ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलविदा कह दिया और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी में जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता रहा, मंत्री पद पे बना रहा, लेकिन दबे कुचलों का, ओबीसी का कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ओबीसी पर कार्रवाई न होना कहना एक बहाना है। आप जान रहे हैं
ये सत्ता के सुखभोगी लोग हैं, इनको अपने बेटों को टिकट चाहिए, अपने लिए अच्छे पद चाहिए और अपने लोगों को उसमें भागीदारी ज़्यादा हो, सीटें ज़्यादा मिलें, हम मुख्यमंत्री हो जाएं, हम प्रधानमंत्री हो जाएं, इस तरीके के बहाने होते हैं। वरना आपको मैं बता दूं, यही स्वामी प्रसाद हैं, एक पत्रिका छपती है इलाहाबाद जौनपुर से, अंबेडकर टुडे, उसके संरक्षक हैं। और 2010 में मैंने मुकदमा किया था जौनपुर में, देवी देवताओं के विरुद्ध इनकी टिप्पणी कल ही बीता है, सरस्वती पूजा, सरस्वती जी देवी जी पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उसमें लिखा हुआ है और उसमें कहा कि ये ब्रह्मा का संबंध था सरस्वती जी से। तो ये ऐसे लोग हैं, ये सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध और नास्तिक लोग हैं। इनको तो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी लेना नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को चले गए, भारतीय जनता पार्टी का एक कलंक दूर हुआ है, वरना और इनकी कोई उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी में न थी न है। सुहेलदेव समाज से ओम प्रकाश राजभर लगातार हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केवल ओबीसी को बरगलाया गया है और ओबीसी के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनके लिए काम कर नहीं रही है। और इस बार समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर अपने और अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। हाल ही में यहाँ से शिवपुर से अपने बेटे अरविंद राजभर को लड़ा रहे हैं और अनिल राजभर को बता रहे हैं कि पिछड़ों के नेता अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। अब इनको पता ही नहीं कि सुहेलदेव का नाम लेकर के किस तरीके से भजा रहे हैं। सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा थे और वो प्रचंड शक्तिशाली और हिंदू राजा थे। उनका एक साम्राज्य था। सलार मसूद आया इस पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने, इसको फतह करने, जीतने। गढ़माने की एक तवायफ थी जो कौशाम्बी जिले में पड़ता है, जोहराबाई ने पर वो बड़ा आसक्त हुआ। उसने कहा कि जाओ पहले सुहेलदेव की जीत करके आओ तो हमसे शादी करना। फिर वो सेना लेकर के चढ़ाई करता है सलार मसूद, जिसको गाजी मियाँ कहते हैं। गाजी किसको कहते हैं और वो ये सब शहीद किसको कहते हैं, ये लंबा विषय है, इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन वह एक हिंदू राजा को पराजित करने के लिए और इस देश में इस्लामी शासन लाने के लिए आक्रांता था, उसके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ते हैं। और अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम लेकर के और ये ओम प्रकाश राजभर किससे संबंध रखते हैं? वही जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वही जो निजाम में मुस्तफ़ा लाते हैं। तो ये तो सुहेलदेव के नाम का अपमान कर रहे हैं, सुहेलदेव के कार्यों का अपमान कर रहे हैं। सुहेलदेव उस समय 1027 से लेकर 1077 तक उनका राज्य था। फिर उन्होंने सलार मसूद को, चितौरा स्थान है, चितौरा ब्लॉक भी है वहाँ अष्टावक्र मुनि की तपस्थली है बहराइच में, वहाँ उसको मारा था, वहाँ उसको वो मरा था। आज भी गाजी मियाँ की शादी नहीं हो पाई उस जोहराबाई से, आज भी डोला जाता है और आज भी वहाँ मेला लगता है। तो सुहेलदेव के बारे में पहले जन प्रबोधन होना चाहिए। आगे सुहेलदेव हैं कौन, और सुहेलदेव का नाम रख करके इस तरीके से पार्टी चलाना और उस पर ये विचारधारा थोपना, ये तो बिल्कुल आश्चर्य लगता है। बिल्कुल दो एक सिक्के के मतलब अब क्या बताया जाए कि दो रूप हैं, दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी। इस तरीके से उनका मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। कहाँ तुष्टीकरण के खिलाफ, कहाँ इस देश को बचाने वाले महान प्रतापी राजा सुहेलदेव, और कहाँ ये ओम प्रकाश राजभर उनका नाम का ट्रेडमार्क लगा करके और इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करना, उन्हीं से मेल मिलाप करना, ये बिल्कुल गलत है। जन प्रबोधन इसका होगा, इसलिए उनका कोई समर्थन करने वाला नहीं है। हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। इस बार कितनी सीट आने की उम्मीद है सर? हमको लगता है कि 300 से 350 के बीच में आना चाहिए। 300 के ऊपर तो आना ही चाहिए। आप जनता के बीच में देखेंगे जो हवा एक बार उन लोगों ने बहाई, ये बदलाव सब बिल्कुल ठप हो गया। जनता सबसे बड़ा शांति चाहती है। आपके घर में कितनी भी कमाई हो, आप जो आर्थिक विकास और रोजगार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपके घर में कितनी भी कमाई हो, आप अगर शाम को घर आते हैं और आपके घर में कलह हो, आपके घर में झगड़े हो रहे हो, आपको भोजन ठीक लगेगा? आपको भोजन ठीक नहीं लगेगा। आपको चाहिए शांति, आपको चाहिए व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर पर ये जो सरकार ने काम किया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सरकार से लेके और समाज और अपने घर तक शांति चाहिए, अपने चट्टी चौराहों पर शांति चाहिए। क्या स्थिति थी? अभी हमारा बेटा गया सब्जी लाने, हमको पता नहीं कि घर वापस कब आएगा कब नहीं आएगा। आज तो यह कि 11 बजे रात 12 बजे रात तक आएगा तो आएगा। वो सिनेमा देख के रात का शो आएगा तो गांव के देहात में भी 12 किलोमीटर वो जा सकता है। लेकिन तब क्या था, बीच में कब छिनैती हो जाएगी, कब मोटरसाइकिल छीन जाएगी, कुछ पता नहीं। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति से ज़्यादा आवश्यकता शांति व्यवस्था की, और शांति व्यवस्था इस सरकार ने बनाई है। उसका परिणाम जनता वोटों में देगी, निश्चित रूप से देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ व्यक्त किया।
फिर मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।